जय हिंद, आदाब। मोहम्मद उमर नाम है मेरा। इस वक्त आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। राहत इंदौरी एक बड़े शायर थे जो फिलहाल गुजर चुके हैं, लेकिन उनके शेर आज भी फिजाओं में गूंज रहे हैं। ऐसा ही एक शेर है जो राहत साहब अक्सर कहा करते थे, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार है जाति मकान थोड़ी है। ये शेर मुझे आज अचानक तब याद आ गया कि जब गुलाम नबी आज़ाद से सवाल पूछे जाने लगे। आज हम बात करेंगे कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद की। कांग्रेस में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी की हैसियत को समझना इतना मुश्किल नहीं है। 2019 चुनाव की अगर बात करें तो पूरे चुनाव के दौरान इनकी पार्टी की सेकंड लाइन के नेता गायब थे। जवाब है, कुछ को पार्टी ने ठिकाने लगा रखा था और कुछ दूसरे नेताओं को ठिकाने लगाने में व्यस्त थे और कुछ अपनी पारिवारिक सेवा में मस्त थे। मान लीजिए कि अगर किसी तरह कांग्रेस जोड़ तोड़ करके सरकार बनाने की हालत में आ भी जाती तो इस वक्त क्या चल रहा होता। सलमान खुर्शीद, पी चिदंबरम, कपिल सिब्बल, दिग्विजय सिंह, राज बब्बर, संजय निरुपम, सीपी जोशी, गिरिजा व्यास और भी नाम बोल देता हूं, कुमारी शैलजा और गुलाम नबी आज़ाद, सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अंबिका सोनी। 10 जनपद में मंत्री पद पाने के लिए ये लोग डट गए होते या फिर ब्लैकमेल कर रहे होते। राजस्थान सरकार खतरे में आ गई, मध्य प्रदेश की सरकार गिर गई, वो भी इसी ब्लैकमेल का नतीजा था। 2019 में कांग्रेस जीत जाती तो ये ब्लैकमेल 100% होता। नखरे इन लोगों के ऐसे होते कि सरकार बनती ही नहीं इनके बगैर। अब पार्टी की सरकार नहीं बनी है तो इसलिए ये सब पार्टी में भी हैं और खामोश भी हैं। बीजेपी में किसी पहली दूसरी छोड़िए, तीसरे स्तर के नेता भी कम से कम 50-50 सभाएं किए बैठे हैं 2019 के लोकसभा इलेक्शन में। पार्टी के मुख्यमंत्री देश के तकरीबन हर राज्य में घूमकर आए हैं। इधर हालात ये था कि कमलनाथ का फोकस नकुलनाथ थे, दिग्विजय सिंह भोपाल में ऐसे डटे हुए थे मानो महासंग्राम यहीं पर है, इसी एक सीट से पूरा देश बदल जाएगा। जबकि होना यह चाहिए था कि प्रज्ञा का टिकट होते ही वोटरों की गैरत को ललकार कर कहते कि अब या तो मुझे चुन लो या फिर प्रज्ञा को, मैं जा रहा हूं, तब शायद ज्यादा वोट मिल जाते। राजस्थान के सीएम अपने बेटे को जिताने में लगे हुए थे और सचिन पायलट पार्टी के उम्मीदवारों को हराने में। कर्नाटक में सिद्धरमैया और कुमार स्वामी ने एक दूसरे के उम्मीदवार ध्वस्त कर दिए। पंडुचेरी की अगर बात करें तो वहां के सीएम उपराज्यपाल से लड़ते रह गए। सलमान खुर्शीद ये जानते हुए कि जमानत जब्त है अपने शहर के बाहर ना झांके। पार्टी अध्यक्ष खराब हेलीकॉप्टर और इकोनॉमी क्लास से सफर कर करके दिन में 5-5 रैलियां कर रहे थे, अर्थात राहुल गांधी, और बाकी नेता एसी में बैठकर टीवी देख रहे थे। ये हाल था कांग्रेस का 2019 के इलेक्शन में। इतने लंबे राजनीतिक जीवन और वफादारी के नाम पर महज एक बार कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया गया। किसको? गुलाम नबी आज़ाद को। बस यही एक महत्वपूर्ण पद था जो किसी कारणवश या इत्तेफाकन उनको मिल सका था। गुलाम नबी आज़ाद तब कांग्रेसी थे जब गांधी परिवार के मेनका और वरुण गांधी जैसे सदस्य ही बीजेपी के प्रचारक बन चुके थे। कई पुराने महत्वपूर्ण कांग्रेसी अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते बीजेपी की तरफ पलायन करते रहे, लेकिन गुलाम नबी एक मुसलमान होने की वजह से जो कांग्रेस ने उनको दिया वो गनीमत रही और उनके हमेशा वफादार रहे। हालांकि वफादारी के लंबे दौर के बाद वो इससे अधिक डिजर्व करते थे, लेकिन उनको इतना मिल नहीं सका। हालांकि संगठन में बहुत ही लंबे समय तक उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां दी जाती रहीं। अब तक वो अनगिनत टिकट फाइनल कर चुके हैं। सेक्युलर सियासी दल से जुड़ा कोई मुस्लिम नेता एक तो कभी गद्दार नहीं हो सकता, दूसरा महत्वाकांक्षी नहीं हो सकता। इसकी 2 मुख्य वजहें हैं। गद्दार इसलिए नहीं कि उसके पास ज्यादा विकल्प नहीं है, उसको सेक्युलर पार्टी में ही रहना है। महत्वाकांक्षी इसलिए नहीं क्योंकि उसकी सियासी महत्वाकांक्षा दरी बिछाने तक ही बंधी हुई है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी की सियासत मायावती के बसपा से निकाल फेंकते ही खत्म हो गई है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी आजकल दिखाई नहीं दे रहे हैं। 2007 से 2012 की उत्तर प्रदेश में बसपा सरकार थी, तब नसीमुद्दीन सिद्दीकी का बोलबाला था, आज उनका अता पता भी नहीं है। एक मुसलमान की सियासत के लिए पार्टी बदलना बहुत रिस्की काम है।
फिर आज राहुल ने जब गुलाम नबी आज़ाद को बीजेपी का एजेंट कहा, ऐसा आरोप लग रहा है ये शायद आत्मनिर्भर मुस्लिम सियासत की भ्रूण हत्या का उन्हें रिटर्न मिला हो, जो कि आज वो मुस्लिम सियासी पार्टियों खासकर एमआईएम को बीजेपी का एजेंट बताते रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने सबसे अधिक बार ओवैसी पर हमला करते हुए कहा है कि ओवैसी बीजेपी एजेंट हैं। इस सब मामले के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने भी गुलाम नबी आज़ाद पर तंज कसते हुए कहा कि जो आप मुझे कह रहे थे वो खुद आपके साथ हो रहा है, आपको क्या मिला अपनी पार्टी के सामने ही जवाब देना पड़ रहा है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि सुकरात की तरह गुलाम नबी ये जहर पीकर आगे कहीं और किसी पार्टी की दरी बिछाने की तैयारी नहीं करेंगे। ऐसा अक्सर मुस्लिम नेता करते हुए नजर आते हैं। ये बिल्कुल सच है कि कांग्रेस बूढ़ी हो गई है, इसके तमाम नेता आलसी और सुस्त हो गए हैं। पार्टी सबसे पहले इन दीमकों से पीछा छुड़ाए जो पकी पकाए खाने की आदी हो गए हैं। नए लोगों की भर्ती करे और टारगेट दे, नकारा लोगों से जितना जल्द हो सके पीछा छुड़ाए, वरना अगले चुनाव तक हुमायूं के मकबरे के बगल में कांग्रेस अपने दफन की तैयारी के लिए प्लॉट बुक करा ले। दफन का मतलब मैं कांग्रेस के किसी नेता की बात नहीं कर रहा हूं, कांग्रेस की सियासत के दफन होने की बात कर रहा हूं। इति श्री। अब इसको आप कांग्रेस की मृत्यु कथा मान लीजिए या ये मान लीजिए कि बूढ़ी कांग्रेस में जान डालने के लिए फिर कोई आएगा। देखते रहिए पब्लिक व्यू।